डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहा हूँ। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि एच लिमिटेड और एस लिमिटेड के बैलेंस शीट आपको दे रखी है। ये इसके बैलेंस शीट के आइटम्स है बेटा। और इसमें नीचे कह रहा है कि एच लिमिटेड द्वारा एस लिमिटेड के अंश जो प्राप्त किए गए हैं, शेयर जो खरीदे गए हैं, वो 30 सितंबर को खरीदे गए हैं 2013 को। और कह रहा है कि एस लिमिटेड ने 31 मार्च 2014 को प्रॉफिट में से 5,000 रुपया ट्रांसफ़र किए हैं रिजर्व में। तो ये दूसरी इन्फॉर्मेशन आपको ये दे रखी है। तो बेटा इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम प्री एंड पोस्ट का, जैसे मैंने कल बताया था, और मेजॉरिटी माइनॉरिटी का रेशियो हम लोग जो है निकालते हैं। तो प्री एंड पोस्ट और मेजॉरिटी माइनॉरिटी की अगर हम बात करें तो बेटा इसमें ध्यान से आप देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्री एंड पोस्ट की। तो देखिए जैसे ईयर है आपका 1 अप्रैल से शुरू है, 1 अप्रैल 2013 से, और ये जा रहा है 31 मार्च 2014। और इसने कब खरीदे हैं शेयर? तो शेयर खरीदने की डेट दे रखी है बेटा 30 सितंबर। तो 30 सितंबर को जब शेयर खरीदे हैं तो इसका मतलब ये हो गया सितंबर 30। तो 6 महीने तो बेटा इधर हो गया और 6 महीने का टाइम इधर हो गया। तो प्री एंड पोस्ट का रेशो हुआ 6/12 और 6/12, यानी कि आप इसको 1/2 और 1/2 भी कह सकते हैं। तो ये हो गया बेटा प्री, और ये प्री 1/2 और पोस्ट कितना हो गया बेटा 1/2। अब हम दूसरी बात करते हैं मेजॉरिटी माइनॉरिटी की। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो होल्डिंग कंपनी है उसके यहाँ जो इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड लिखा है 5,000 शेयर हैं और ये खरीदे हैं 65,000 में। जबकि एस लिमिटेड के टोटल शेयर हैं कितने भाई? तो 50,000 रुपये के शेयर हैं और ये शेयर है 10 रुपये का एक। तो इसका मतलब 5,000 शेयर होंगे। और नीचे कह रहा 5,000 शेयर ही खरीद लिए, तो इसका मतलब सारे खरीद लिए हैं। तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी की अगर हम बात करें तो बेटा 100% मेजॉरिटी है। 100% मेजॉरिटी के 5,000 शेयर हैं और माइनॉरिटी पे कोई भी शेयर नहीं है, नील है ना। तो 100% मेजॉरिटी हो गया। तो जब 100% मेजॉरिटी होता है तो इसका मतलब आपको माइनॉरिटी कुछ नहीं है, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं निकालना है। अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो सबसे पहले मैंने बताया था हम कैलकुलेशन करते थे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। तो बेटा गुडविल या कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको बताया था तरीका। हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी, शेयर्स ऑफ एस कंपनी, है ना, एस माने सब्सिडरी। तो एस कंपनी के शेयर की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 65,000 में खरीदे हैं इसने 5,000 शेयर, 65,000। अब इसमें से लेस जो इसका फेस वैल्यू है वो कितना होगा? तो बेटा फेस वैल्यू है, चूँकि 5,000 शेयर हैं और इंटू 10, तो फेस वैल्यू तो 50,000 रुपये की है, ऊपर लिखी भी है एस लिमिटेड में। अब हमने बताया था दूसरा प्री एक्विजिशन P&L, प्री एक्विजिशन P&L ऑफ एस कंपनी। तो प्री एक्विजिशन P&L की अगर हम बात करेंगे तो अब आप इसको ध्यान से बेटा समझिएगा। यहाँ पर जो ये P&L दे रखा है, स्टेटमेंट ऑफ P&L, ये एस लिमिटेड का दे रखा है यहाँ पर 10,000 रुपया, ठीक है। और नीचे क्या कह रहा है वो कि 31 मार्च 2014 को प्रॉफिट में से 5,000 रिजर्व में ट्रांसफ़र किए गए हैं, टू रिजर्व, प्रॉफिट टू रिजर्व, है ना। तो जब 5,000 रुपये आपने 31 मार्च 2014 को आपने ट्रांसफ़र किए हैं तो इसका मतलब वहाँ प्रॉफिट कितना रहा होगा? पहले 10,000 तो अब दिख रहा है, और 5,000 ट्रांसफ़र कर चुके तो मतलब 15,000 का प्रॉफिट रहा होगा। तो बेटा 15,000 का प्रॉफिट पूरे साल का मान लेंगे। तो 15,000 रुपये अगर पूरे साल का प्रॉफिट है तो इंटू प्री टाइम का कितना हुआ? 1/2। प्री का रेशो 1/2 है, तो बेटा ये हुआ 7,500। ध्यान रहे यदि यहाँ पर मेजॉरिटी माइनॉरिटी कुछ होते तो हम उस रेशो से भी मल्टीप्लाई करते, लेकिन मेजॉरिटी माइनॉरिटी जीरो है, तो इसलिए हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं किया। अब हम लिखते हैं प्री एक्विजिशन रिजर्व ऑफ सब्सिडरी कंपनी। तो सब्सिडरी कंपनी के रिजर्व की अगर हम बात करें बेटा तो ये कितना आपको दिख रहा है? यहाँ पर 10,000 दिख रहा है, 10,000 रुपया। अब 10,000 में उसने नीचे कहा ही है कि भैया 5,000 रुपये आपने ट्रांसफ़र 31 मार्च 2014 को किए हैं। तो इसका मतलब 31 मार्च 2014 से पहले, यानी कि जो ओपनिंग डेट होगी 1 अप्रैल 2013, तो वहाँ कितना रहा होगा? 5,000। भाई 5,000 रुपये होगा, 5,000 ट्रांसफ़र किए तभी तो 10,000 हुए अब। तो इसका मतलब 5,000 रुपये जो था वो पूरे का पूरा प्री का था, तो उसमें कुछ बांटने की ज़रूरत नहीं है प्री पोस्ट में।
क्योंकि वो तो पूरा ही फ्री का हो गया। तो बेटा ये 50 और 7 57 और 5 62,500 में आपने ये एक तरह से होना चाहिए था मूल्य। और हमने खरीदा कितने में है ये शेयर? 65,000 में। तो 2500 रुपये बेटा हमने किस बात के फालतू दिए जो डिफरेंस है, तो ये गुडविल माना जाएगा। मैंने आपको बताया था यदि नीचे वाली अमाउंट ज़्यादा आती तो फिर कैपिटल रिजर्व हो जाता। तो फिलहाल ये गुडविल है। क्लियर होगी बात। अब दूसरी बात करते हैं बेटा कंसोलिडेटेड P&L की। तो कंसोलिडेटेड P&L आप कैसे निकालेंगे? दूसरी कैलकुलेशन कंसोलिडेटेड P&L। कंसोलिडेटेड P&L के लिए बेटा आप लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी। एच कंपनी का प्रॉफिट देखिए कितना है। तो होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट दे रखा है बेटा स्टेटमेंट ऑफ P&L, ये दे रखा है आपको 20,000 20,000 रुपया। तो होल्डिंग कंपनी का 20,000 पूरा लिख दीजिए और ऐड पोस्ट एक्विजिशन P&L ऑफ सब्सिडरी कंपनी। तो सब्सिडरी कंपनी का जो प्रॉफिट था वो हमने बताया था आपको टोटल 15,000 रुपये था, क्योंकि 10,000 रुपये तो अभी दिख रहा है और 5,000 रुपये जो है ट्रांसफ़र कर चुकी थी रिजर्व में, तो टोटल 15,000 रुपये था। और 15,000 में 1/2 प्री का जो रेशो था तो वो तो हमने यहाँ ऊपर लिख दिया। बाकी 15,000 का 1/2 जो पोस्ट का भी रेशो 1/2 ही है, तो 1/2 करेंगे 7,500 यहाँ लिख देंगे। तो ये बेटा हो गया 27,500। ये मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा। अब तीसरी कैलकुलेशन मैंने बताई थी कंसोलिडेटेड रिजर्व की। कंसोलिडेटेड रिजर्व, कंसोलिडेटेड रिजर्व में कंसोलिडेटेड रिजर्व में बेटा रिजर्व ऑफ होल्डिंग कंपनी लिखेंगे पहले। तो रिजर्व ऑफ एच कंपनी होल्डिंग कंपनी, तो होल्डिंग कंपनी का रिजर्व दे रखा है 50,000 50,000 रुपये। अब इसमें ऐड करेंगे पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व ऑफ सब्सिडरी कंपनी, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व ऑफ सब्सिडरी कंपनी। तो बेटा ये नील है। नील क्यों है ये नील इसलिए है कि जो रिजर्व दे रखा था सब्सिडरी कंपनी का तो वो कितना था बेटा, यहाँ पर दे रखा था 10,000 रुपया, ये रिजर्व है ना। अब इस 10,000 रुपये में उसने कहा था 5,000 रुपये इसने लास्ट डेट को ट्रांसफ़र किए हैं, वो हमने प्रॉफिट में वापस जोड़ दिए थे। जो सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट 10 की जगह 15 माना था जो हमने, तो 5,000 रुपये तो P&L में से गए थे वहाँ पर। तो इसका मतलब रिजर्व जो है वर्ष के बीच में कुछ नहीं हुआ है, जो बाकी है वो ओपनिंग डेट का है। तो लिहाजा आपका पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व कुछ भी नहीं है। तो ये आपका 50,000 हो गया। अब आप इन सबको मिला करके आप बनाएंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो फटाफट से बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ मैंने हेडिंग डाल दिया है नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले इसके अंदर आप लिखेंगे शेयर कैपिटल। ध्यान रहे शेयर कैपिटल हमेशा होल्डिंग कंपनी की लिखी जाती है। तो होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल 1,20,000 रुपये है, वो आप लिख देंगे 1,20,000 सीधे बाहर लिख देते हैं। अगला टॉपिक आता है बेटा रिजर्व एंड सरप्लस का। रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस को ध्यान रखें, इसमें आपका ये एक तो कंसोलिडेटेड P&L आ जाएगा जो हमने कैलकुलेशन किया है, और एक आ जाएगा कंसोलिडेटेड रिजर्व। P&L और रिजर्व दोनों आइटम आ जाएंगे। आप चाहें तो इन दोनों को भी वर्किंग नोट नीचे टोटल अलग वर्किंग नोट में कर लें, तो यहाँ पर सीधे लिख दें, ठीक है। तो बेटा ये कंसोलिडेटेड P&L और रिजर्व कितना था आपका 27,500 और ये 50,000 था। 27,500 और ये था बेटे 50,000। इनका वर्किंग नोट बना के आप वहाँ नीचे कर सकते थे। तो टोटल 77,500 डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर हम 77,500। इसके बाद बेटा अगला आइटम क्या दे रखा है, ये हैं करंट लाइबिलिटीज़। इसमें ट्रेड पेबल्स हैं, ये क्रेडिटर्स हैं, BP हैं। तो ये दोनों को जोड़ के लिखेंगे होल्डिंग और सब्सिडरी के। तो देखिए बेटा करंट लाइबिलिटीज़ हेडिंग डाल दिया मैंने, सॉरी ये सेक्शन में डाल दिया। करंट लाइबिलिटीज़ यहीं लिख दे रहा हूँ, करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर दो पार्ट हैं। क्या क्या है बेटा, एक तो क्रेडिटर्स हैं, BP हैं। तो क्रेडिटर 70 + 5, ध्यान रहे क्रेडिटर्स 70,000 होल्डिंग के प्लस 5,000 सब्सिडरी के, तो टोटल हो गया बेटा 75,000। यहीं लिख सकते हैं पहले, बाद में ये। और उसके बाद में BP कितना है 5,000 5,000 दोनों का। तो BP है 5,000 प्लस 5,000 बराबर हो गया 10,000। तो टोटल कितना हो गया 85,000। मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि आप चाहें तो ये जो मैं यहाँ टोटल कर रहा हूँ इस टोटल को आप वर्किंग नोट में कर सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट रिजर्व एंड सरप्लस और करंट लाइबिलिटी, तो केवल 3 आइटम ही यहाँ पर आ सकते थे। फिलहाल मैंने यहीं पे कर दिया ये काम, इसका आप टोटल कर लीजिए। तो बेटा ये लाइबिलिटीज़ का टोटल आ गया कितना 500
7 और 5 12 का तो हासिल लगा 1 2 1 3 7 10 18 का 8 हासिल लगा 1 और 1 2 2,82,500। ये आंसर आपका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ये है 2,82,500, ये सही आंसर है। अब असेट भी आप ऐसे लिखेंगे तो असेट्स में आप देखेंगे बेटा, तो ये दे रखा है उसने नॉन करंट असेट्स, इसके अंदर दे रखी है फीड असेट्स, इसके अंदर टेंजिबल असेट्स और उसके अंदर फिर लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है। 1 लाख इसकी है और 20,000 इसकी है। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ सेकंड हेडिंग असेट्स, ये सेकंड हेडिंग है असेट्स। अब असेट्स के अंदर आप क्या करिए, मैं सीधे लिख देता हूँ नॉन करंट या फीड असेट लिख देते हैं हेडिंग फीड असेट्स, और फीड असेट्स के अंदर थी लैंड एंड बिल्डिंग, सीधे लैंड एंड बिल्डिंग, तो दोनों की जोड़ के लिखनी है। ये लैंड एंड बिल्डिंग बेटा कितनी है, लैंड एंड बिल्डिंग है इसमें 1 लाख और 20,000, दोनों कंपनी की जोड़ लेंगे हम 1 लाख प्लस 20,000, तो ये हो गई बेटा 1,20,000, 1,20,000 आइटम। इसके बाद आपका है इन्वेस्टमेंट को लेते नहीं है, चूँकि ये तो एडजस्ट हो गया ना उसमें सब्सिडरी कंपनी में, सब्सिडरी कंपनी का ही तो था ये, तो ये ऊपर एडजस्ट कर चुके हैं, इसको नहीं निकालते, इसके बेस पर हम गुडविल निकाल चुके हैं। अब ट्रेड रिसीवेबल्स हैं 50 और 30, इनको आप ले लीजिए, ये आपकी हो गई करंट असेट्स, है ना। इसमें हो गया ट्रेड रिसीवेबल्स, दोनों कंपनी का जोड़ के 50 प्लस 30, तो बेटा ये हो गया आपका 80,000। इसके बाद में इन्वेंटरीज हैं, इन्वेंटरीज हैं 50 और 30 हैं ये भी, तो 50,000 प्लस 30,000 बराबर हो गया बेटा 80,000। हमने गुडविल निकाली थी क्वेश्चन में, गुडविल कितनी आई थी 2,500, अब उसको भी लिख दीजिए आप, गुडविल यहीं लिख दीजिए, लास्ट में आप लिख दीजिए अलग हेडिंग में, या इंटेंजिबल असेट्स का अलग से डाल दीजिए हेडिंग, इंटेंजिबल असेट्स है ना, इसके अंदर गुडविल आ गई 2,500। अब बेटा इसका टोटल आप कर लीजिए, यहाँ कर देते हैं टोटल, तो इसका टोटल हो गया 2,500, तो यही हो गया, और ये हो गया 2 और 8 18 का 8 हासिल लगा 1 और 1 तो 2,82,500, तो बेटा ये इसका टोटल हो गया असेट्स का। अच्छा, इसको मैंने करने का तरीका जो बताया था आप लोगों को, जो मैंने कल फॉर्मेट समझाया था पिछले वीडियो में, तो बेटा उसमें मैंने आपको ये नोट नंबर डाले थे, तो मैं ये जो कह रहा हूँ कि आप जो है जैसे ये कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन है, ये है, ये है, ये है, इन सबको आप क्या कर सकते हैं नीचे नोट में डाल सकते हैं, और नोट में डाल करके उनका नोट नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, लेकिन इतना इसको कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ओके बेटा।